हेलो, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो विद्यार्थियों? स्वागत है आप सभी का कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन मंच पे और मैं भूपेंद्र पाठक आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत शानदार सा टॉपिक जिसका हर वनडे कंपटीशन एग्जाम में अच्छा खासा रोल रहता है। साथियों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। रेलवे रेलवे के द्वारा एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है और यह वैकेंसी जल्द ही 21 सितंबर से फॉर्म भरने प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, उस एग्जाम में भी इसका काफी अच्छा सारा खासा रोल रहने वाला है इस टॉपिक का, क्योंकि इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं ना आप लोगों से, वो बात रहेगी विद्यार्थियों, वो बातें रहने वाली हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करना चाहें, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, लेंस क्या है, मिरर क्या है, इसके अलावा बहुत सारी बेसिक बातें। एक बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत शानदार है, हर एग्जाम में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस टॉपिक के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार आज की क्लास अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। ऑप्टिक्स प्रकाश की टॉपिक हमारा रहने वाला है विद्यार्थी। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश। और जैसे ही प्रकाश के बारे में आए तो एनर्जी जो है सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है बेटा। गुड मॉर्निंग एसवी ब्लॉग हाउस। नाइस सर, थैंक यू। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए अब क्लास स्टार्ट कर दे भाई। चलिए, तो बेटा द फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखिए ध्यान से सुनना। आपने एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड होगा सिग्नल, संकेत। क्या होते हैं ये बेटा, क्या होते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताइए, संकेत, सिग्नल क्या होते हैं? ये बेटा द फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं जो इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जो जो उस ऊष्मा को, जो ऊष्मा को, अथवा यहां लिखो संकेत को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं, लेकर जाते हैं। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट carrier information from one place to another place, carrier information one from to another place, another place is called signal. इसे क्या कहा जाता है? सिग्नल कहा जाता है, संकेत कहा जाता है। आपसे पूछे संकेत क्या है, तो संकेत बेटा इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को, हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने का जो कार्य करते हैं, वही कौन करते हैं? तो इंफॉर्मेशन करती है, सूचनाएं करती हैं, और इनको ले जाने का कार्य कौन करते हैं? तो सिग्नल करते हैं। अच्छा, अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, सिग्नल जो होता है वो किसके रूप में होता है? तो संकेत, सिग्नल, संकेत
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों का रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है। सिग्नल किसके रूप में होता है बेटा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। तो द सिंगल इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द सिंगल इज फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपको दो बात बोली है। पहली बात बोली है सिग्नल क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं। अब इंफॉर्मेशन को ले जाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? तो इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपको बता दूं हाल ही में एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल ट्रांसमिशन के लिए कौन सी वेव का उपयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हो एसएससी सीपीओ वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, सिंगल ट्रांसमिशन के लिए कौन सी वेव का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक तो सैद्धांतिक व्याख्या की थी, थ्योरेटिकल रूप से इंफॉर्मेशन दी गई और एक प्रैक्टिकल रूप से इंफॉर्मेशन दी गई। तो सैद्धांतिक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सैद्धांतिक रूप से जो व्याख्या की गई विद्यार्थियों वो मैक्सवेल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मैक्सवेल के द्वारा। तो मैक्सवेल गेव द थ्योरेटिकल मैक्सवेल गेव, नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, मैक्सवेल मैक्सवेल गेव थ्योरेटिकल Maxwell give theoretical explanation of electromagnetic wave. Maxwell gave theoretical explanation of electromagnetic wave. Explanation of theoretical explanation of electromagnetic wave of EM wave in 1865. Maxwell gave theoretical experiment explanation of EM wave. मैक्सवेल के द्वारा मैक्सवेल के द्वारा मैक्सवेल के द्वारा सन 1865 में सैद्धांतिक व्याख्या की गई। सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल व्याख्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग की गई। विद्युत चुंबकीय तरंग की गई। तो बेटा मैक्सवेल के द्वारा थ्योरेटिकल व्याख्या जो की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कब की गई? 1867 में की गई। और बेटा 1867 में जो 1865 में की गई और 1865 में जो थ्योरेटिकल व्याख्या की गई थी वो मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। लेकिन आपसे पूछे प्रैक्टिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ईएम वेव का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किसने किया गया? लेबोरेटरी प्रयोगशाला प्रयोग किसने किया गया? प्रयोगशाला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछे प्रयोगशाला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोगशाला प्रयोग एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो किया गया विद्यार्थियों 1897 में किया गया। और एक वैज्ञानिक थे 1897 में इसका एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया और एक वैज्ञानिक थे बेटा उनका नाम था हर्ट्ज।
देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको क्या-क्या बातें बोली है, ध्यान से समझिएगा, पूरा फ़ील आ रहा होगा, आपको एक अच्छे से बातों को समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एसएससी की बात करें, रेलवे के एग्ज़ाम से मैं बात करें, ऑप्टिक्स लाइट से बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं और इसके इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन हमेशा बना है बेटा। मैंने आपको क्या बात की ऑप्टिक्स में मेन यूज़ पड़ता है बेटा सिग्नल, सिग्नल संकेत। संकेत क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एनर्जी का वह फॉर्म होता है बेटा जो इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिलीवर करे, दैट कॉल ऑफ सिग्नल। और बेटा सिग्नल इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सी वेव के द्वारा भेजा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा भेजा जाता है। विद्यार्थियों यह एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगल ट्रांसमिशन के लिए कौन सी वेव्स का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको क्या बताया, मैक्सवेल ने थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट किया था बेटा किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। कब किया था, 1865 में। 1865 में थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा। और विद्यार्थियों आपसे पूछे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला प्रयोग विधि जब बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर 1897 में की गई और यह किसके द्वारा की गई, हर्ट्ज के द्वारा की गई। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, इसके द्वारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा एक और बात बताता हूँ, एक वैज्ञानिक आए थे मार्कोनी, मार्कोनी नाम के एक वैज्ञानिक आए थे विद्यार्थियों, मार्कोनी। मार्कोनी कैसे याद रखना है बेटा, काफी बार आप याद रखिएगा, मार्कोनी, मार्कोनी याद रख सकते हो कि कौनी मार मार के उस वैज्ञानिक ने क्या किया, तो एंटीना वर्ड निकल के आया बेटा इस वक्त। मार्कोनी ने कौन सा वर्ड निकाला, एंटीना। और एंटीना वर्ड जो निकाला मार्कोनी ने, इस एंटीना के माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयास किया और यह प्रयोग 1899 ईस्वी में हुआ। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, तीनों डेटा काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के द्वारा तो काफी बार एग्जाम में ये टेक दिया जाता है। तो बेटा मैंने आपको तीन डेटा बताए हैं। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल के द्वारा किया गया 1865 में, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज के द्वारा किया गया 1897 में, मार्कोनी मार्कोनी के द्वारा एंटीना सिद्धांत दिया गया और एंटीना के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया और कब भेजा गया, 1899 ईस्वी में भेजा गया। बात समझ आई या नहीं आई साथियों, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो सेक्शन को लाइक करते रहे और आगे चलते हैं विद्यार्थियों। देखिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपके सामने जो है थ्योरेटिकल बात, वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ई एम वेव। बताइए मेरे विद्वान साथियों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है, आप मुझे ये बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी है। मैं आपके क्वेश्चन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कित कौन-कौन सी? चलिए, तो बेटा मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा 7 टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा। कितने टाइप की होती है, 7 टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कितने टाइप्स की होती है, तो आप बोलोगे 7 टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और विद्यार्थियों 7 टाइप में कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे आर एम आई वी यू एक्स जी एंड सी। आर एम आई वी यू एक्स एंड जी सी, ये 7 टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आर एम आई वी यू एक्स जी सी, ये 7 टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आर मतलब याद रखिएगा, आर मतलब याद रखिएगा रेडियो वेव, आर मतलब याद रखिएगा रेडियो वेव। आर मतलब क्या याद रखिएगा, रेडियो वेव। एम मतलब याद रखिएगा माइक्रोवेव, एम मतलब क्या याद रखिएगा, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। आई मतलब क्या याद रखिएगा, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव।
अच्छा, वी मतलब क्या याद रखिएगा, विजिबल वेव। यू मतलब क्या याद रखिएगा, अल्ट्रा वेव। एक्स मतलब क्या याद रखिएगा, एक्स रे। जी मतलब क्या याद रखिएगा, गामा। और सी मतलब क्या याद रखिएगा, कॉस्मिक वेव। मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आपको बढ़ाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 टाइप्स की होती है। पहले याद रखिएगा, आर एम आई वी यू एक्स जी सी। सभी को गुड मॉर्निंग, प्रीति, निखिल, राम राम, राम राम भाई, राम राम। चलिए, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 टाइप्स की होती है, जिसमें रेडियो वेव। अब वेव बेटा ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वेव यूज इन ब्रॉडकास्टिंग, वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण के लिए। बेटा आपके मोबाइल में जो इंफॉर्मेशन आती है, सूचनाएं आती है, वो सूचनाएं कौन सी वेव के माध्यम से आती है? तो आप बोलोगे सर वो वेव जिनके माध्यम से सूचनाएं आती है वो रेडियो वेव है सर। वो कौन सी वेव है? रेडियो वेव है। और बेटा जो कैरियर वेव है, एक चीज को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काम करती है, वो कैरियर वेव कौन है? तो कैरियर वेव आप बताओगे, कैरियर वेव कौन सी है? तो कैरियर वेव वाहक तरंगे कौन सी है? तो वाहक तरंगे किन्हें कहा जाता है? माइक्रोवेव को कहा जाता है। इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। बेटा ध्यान रखना, टू सी डेंस एफ देखो बेटा, नेक्स्ट तीसरी बात मैं आपको बोल रहा हूं, इंफ्रावेव। तो इंफ्रावेव के बारे में याद रखेगा, टू सी डार्कनेस, डार्क डार्कनेस एंड फॉग। बेटा जो अंधेरे और कोहरे में जो दिखाई दे, अंधेरे और कोहरे के अंदर जो तरंगों का यूज किया जाता है देखने के लिए, वो कौन सी होती है? तो आप बोलोगे इंफ्रारेड वेव होती है। ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो अंधेरे और कोहरे में उपयोग में ली जाती है? तो आप बोलोगे इंफ्रारेड वेव तरंगे। निखिल सांगवान गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग एसवी, नाइस नाइस सर, थैंक यू बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपको बात करें इंफ्रारेड वेव के बाद बेटा, विजिबल वेव। बेटा हेल्प इन सीइंग ऑब्जेक्ट, हेल्प इन सीइंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प इन सीइंग ऑब्जेक्ट। वस्तु को देखने के लिए बेटा किसका उपयोग किया जाता है? वस्तु को देखने के लिए कौन सी तरंगे उपयोग में आती है? तो आप बताएंगे बेटा कौन सी आएंगी? विजिबल वेव। विजिबल वेव क्या काम करती है? थैंक यू बेटा। विजिबल वेव क्या काम करती है? तो विजिबल वेव करती है, वस्तु को देखने के रूप में काम में आती है। आपसे पूछे अल्ट्रावायलेट वेव, तो बेटा अल्ट्रावायलेट वेव इन्हें बेटा कैंसर, प्राइमरी ट्रीटमेंट है बेटा कैंसर का। कैंसर में के इलाज में, कैंसर के इलाज में बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में बेटा अल्ट्रावायलेट वेव का उपयोग किया जाता है। ओजोन बेटा इन्हीं तरंगों से आपको सुरक्षा प्रदान करती है। अल्ट्रावायलेट वेव एक ओजोन जो करती है बेटा, वो किससे तरंगे कौन सी तरंगों से आपको सूचना कौन सी तरंगों से आपको इंफॉर्मेशन देती है? तो बेटा कौन सी है? नहीं है बेटा। नेक्स्ट CANCER, कैंसर बेटा। नेक्स्ट बेटा एक्सरे, सीटी स्कैन, हड्डियों की जो जांच की जाती है, सीटी स्कैन हड्डियों की जो जांच की जाती है, उसमें एक्सरे वेव का उपयोग किया जाता है। हड्डियों के बारे में जानकारी ली जाती है, तो बेटा किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? आप बोलोगे एक्सरे वेव का उपयोग किया जाता है। और बेटा नेक्स्ट बेटा गामा वेव। टू नाउ एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेनी हो, टू नाउ स्ट्रक्चर
क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेनी हो तो बेटा गामा वेव का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेनी हो तो किसका उपयोग किया जाता है? गामा वेव का उपयोग किया जाता है। बेटा कॉस्मिक वेव सबसे बाहरी वेव होती है, हैवी वेव होती है बेटा, और याद रखिएगा यह वेव आजकल हम यूज में नहीं लेते हैं, सबसे भारी वेव होती है। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि बेटा हमारे पास 7 प्रकार की गामा वेव तक ही हमारे पास 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन-कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो आरएमआई, वीयूएक्सजीसी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, इसके अलावा विजिबल वेव, अल्ट्रा वेव, एक्स-रे वेव और गामा वेव। ये सारी की सारी हैं। और बेटा इनका यूज क्या है? तो ब्रॉडकास्टिंग में कौन यूज होती है? रेडियो वेव। माइक्रोवेव किसमें यूज होती है बेटा? कैरियर इंफॉर्मेशन, कैरियर वेव है बेटा, आप इंफॉर्मेशन को लाने और ले जाने के लिए काम करती है। इंफ्रावेव कोहरे और धुंध अंधेरे में देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। बेटा विजिबल वेव सीइंग ऑब्जेक्ट देखने के लिए विजिबल वेव का। अल्ट्रा वेव कैंसर के उपचार में। एक्सरे वेव सीटी स्कैन में। गामा वेव बेटा टू नाउ एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की संरचना के लिए बेटा गामा वेव का उपयोग करते हैं। बात समझ आई या नहीं? देखिए, अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, विजिबल वेव, विजिबल वेव, नेक्स्ट बात करना चाहूंगा विद्यार्थियों, विजिबल वेव। विजिबल वेव बेटा, इन वेव को ही हम लाइट कहते हैं। इन्हीं वेव को हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। विजिबल वेव या इन्हीं वेव को हम किस नाम से जाना जानते हैं बेटा? लाइट के नाम से जानते हैं। और बेटा विजिबल वेव में दो फैक्टर होते हैं बेटा, विजिबल वेव में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। विजिबल वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में और कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए विजिबल वेव में कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? तो आप बोलोगे दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, टू कंपोनेंट होते हैं। विजिबल वेव में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो आप बोलोगे साहब दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला होता है बेटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा है मैं आपको बताऊंगा। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा है बेटा कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं दोबारा बोल रहा हूं, विजिबल वेव टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब है विद्यार्थियों कि इसका मुख्य कार्य होता है जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश, लाइट, लाइट में इंटेंसिटी जनरेट करना। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का घटक बेटा, क्षेत्र का घटक। और बेटा ये क्या काम करता है? विद्युत क्षेत्र का घटक क्या कार्य करता है? तो विद्युत क्षेत्र का घटक क्या कार्य करता है? लाइट में इंटेंसिटी डालता है बेटा। लाइट में क्या डालता है? इंटेंसिटी। लाइट में क्या डालता है? इंटेंसिटी बेटा। लाइट में क्या डालता है? इंटेंसिटी। तो विद्युत क्षेत्र का जो घटक होता है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये लाइट में क्या डालता है बेटा? इंटेंसिटी डालता है। क्या डालता है? इंटेंसिटी। चमक उत्पन्न करता है किसके अंदर? लाइट के अंदर। लाइट के अंदर चमक, तीव्रता जो उत्पन्न होती है वो कौन से फैक्टर का काम के कारण होती है? तो आप बोलोगे कौन सा फैक्टर है विद्यार्थियों? तो आप बोलोगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर है। अच्छा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को दृश्यमान, विजिबल बनाने के लिए
किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए लाइट का कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, तो विजिबल कंपोनेंट जो है बेटा, तो विजिबल कंपोनेंट है जो ऑब्जेक्ट को मेकिंग के लिए यूज में होता है, ऑब्जेक्ट सीइंग के रूप में यूज होता है, वो बेटा कौन सा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र घटक, चुंबकीय क्षेत्र का घटक बेटा। चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्या करता है, तो बेटा ऑब्जेक्ट को देखने योग्य बनाता है, वस्तु को देखने योग्य बनाता है, वस्तु को विजिबल, देखना विजिबल। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाइट की इंटेंसिटी कौन से फैक्टर के कारण होती है, लाइट की इंटेंसिटी कौन से फैक्टर के कारण होती है, तो लाइट की इंटेंसिटी जिस फैक्टर के कारण होती है वो बेटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो लाइट में अगर फील्ड पूछे तो बेटा कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप बताओगे, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप जानकारी दोगे। अब देखिए हमारी जो आंखें होती है ना, हमारी आंखें बेटा, हमारी जो आंखें होती है ना, आंखें ये विजिबल सेंसिटिव होती है बेटा, ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, विजिबल वेव के लिए। हमारी जो आंखें होती है ना, हमें सिर्फ दृश्य तरंगे ही क्यों दिखाई देती है, तो बेटा ये हमारी जो आंखें होती है ना, आंखें ये सेंसिटिव होती है बेटा किसके लिए, विजिबल वेव के लिए, किसके लिए, विजिबल वेव के लिए। तो अवर आई आर सेंसिटिव ओनली विजिबल वेव, our eye are sensitive, our eye are sensitive on visible only to visible view, only to visible view, याद रखिएगा, only to visible view। हमारी आंखें दृश्य प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, हमारी आंखें, हमारी आंखें दृश्य प्रकाश के लिए, हमारी आंखें दृश्य प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। our eye are our eye are sensitive to visible view, हमारी आंखें दृश्य प्रकाश के लिए क्या होती है, सुग्राही होती है। अच्छा अब देखिए बेटा, देखिए अब मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं, ऊर्जा का वह रूप जिसकी वेवलेंथ, अगर मैं बात करना चाहूं, आपके पास कोई वेवलेंथ दे दी, क्या दे दी, वेवलेंथ, आपको क्या दे दी, वेवलेंथ, वेवलेंथ बोलते हैं तरंग दे रही है, अच्छे से पढ़ाया बेटा साउंड वाले चैप्टर में, जब वेव आपको स्टार्ट की थी फिर साउंड स्टार्ट किया था, तो वेव वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है। वेवलेंथ अगर 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में हो, 3900 एंगस्ट्रम से बेटा किस एंगस्ट्रम के बीच में हो, 7800 एंगस्ट्रम के बीच में हो, तो विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं, जब वेवलेंथ 3800 3900 लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में हो, तो यह हमारी आंखों के लिए, यह हमारी आंखों के लिए बेटा क्या होता है, सही होता है। और ऐसे प्रकाश को हम क्या कहा जाता है, तो ऐसे ही प्रकाश को हम लाइट के नाम से जानते हैं, ऐसे ही प्रकाश को हम किस नाम से जानते हैं, लाइट या प्रकाश के नाम से हम इसे जानते हैं। बेटा दोबारा बोल रहा हूं अपना स्टेटमेंट, यदि कोई प्रकाश जिसका वेवलेंथ 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में हो, ऐसे प्रकाश को हम लाइट के नाम से जानते हैं। तो लाइट क्या है एक्चुअल में, लाइट क्या है, तो लाइट बेटा याद रखिएगा, लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है बेटा 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में लाइट का वेवलेंथ होता है। बात समझ आई आपको, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। देखिए अब आपसे अगर पूछे लाइट जो होती है, लाइट, लाइट कितने प्रकाश के रंगों से मिलकर के बनी होती है, लाइट, लाइट जो होती है ना, लाइट प्रकाश जो होता है ना विद्यार्थियों, प्रकाश में 7 प्राइमरी कलर होते हैं बेटा, प्रकाश में कितने प्राइमरी कलर होते हैं, तो 7 प्राइमरी कलर होते हैं बेटा, याद रखिएगा 7
प्राथमिक रंग होते हैं बेटा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रकाश में कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो आप बोलोगे 7 प्राइमरी कलर है। 7 प्राइमरी कलर किसके हैं? तो बेटा किसके हैं? प्रकाश के हैं। तो प्रकाश के 7 प्राइमरी कलर किसके हैं? तो बेटा किसके हैं? प्रकाश के हैं। अब 7 प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? तो आप मेरे साथ याद रखिएगा, एक भाषा वर्ड है VIB, VIB, GYOR, GYOR, विबग्योर, विबग्योर। वी मतलब वॉयलेटी, आई मतलब इंडिको, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और रेड मतलब लाल रंग। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर बात करना चाहें जो प्रकाश है उसमें 3900 जो 3900 जो होती है बेटा, 3900 एंगस्ट्रम जो बेटा वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? तो वॉयलेटी कलर की होती है। 3900 एंगस्ट्रम वेवलेंथ किसकी होती है विद्यार्थियों? तो आप बोलोगे 3900 एंगस्ट्रम जो वेवलेंथ होती है मास्टर जी वो किसकी होती है? तो आप बोलोगे सर वॉयलेटी कलर के प्रकाश की होती है। 3900 वेवलेंथ एंगस्ट्रम किसकी होती है? इसकी होती है। और रेड की अगर बात करना चाहें तो रेड की बेटा कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रम होती है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी? वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी? वेवलेंथ मैक्सिमम बेटा किसकी? रेड कलर की। और वेवलेंथ मिनिमम किसकी? तो बैंगनी कलर की। बेटा आपसे पूछे सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? तो बेटा आप किसकी बताओगे? बैंगनी कलर की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो आप बताओगे रेड कलर की। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है बेटा? तो बैंगनी। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो रेड कलर की होती है। बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा देखो, ई बराबर होता है एच सी अपॉन में लैम्बडा। एच सी अपॉन में लैम्बडा। बेटा जिसका लैम्बडा, या आप कह सकते हो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लैम्बडा। मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी उसी की क्या होगी? कम होगी। जिसका वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ई बराबर एच सी अपॉन में लैम्बडा। तो एनर्जी बताओ। एनर्जी अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? एनर्जी। एनर्जी अगर आपसे पूछे, ध्यान से देखना बच्चे, गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ मत करिएगा। अगर एनर्जी पूछे कि एनर्जी कौन से प्रकाश की होगी, तो एनर्जी प्रकाश की होगी बेटा मैक्सिमम बैंगनी प्रकाश की। और बेटा एनर्जी मिनिमम किसकी होगी? तो एनर्जी मिनिमम किसकी होगी? एनर्जी बेटा, एनर्जी मिनिमम होगी बेटा किसकी? तो आप बोलोगे रेड प्रकाश की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? तो एनर्जी मैक्सिमम होगी विद्यार्थियों किसकी? आप बैंगनी प्रकाश की। एनर्जी मिनिमम किसकी होगी? तो आप क्या बोलोगे बेटा? इसकी। अच्छा आपसे मिडिल कलर पूछ ले, वेवलेंथ के अनुसार क्या पूछ ले? मिडिल कलर अगर आपसे पूछ ले वेवलेंथ के अनुसार, वेवलेंथ के अनुसार मिडिल कलर अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताओगे बेटा येलो। अब देखिए ऐसे मत कीजिएगा कि 3 इधर कर दिया 3 नहीं। वेवलेंथ के अनुसार अगर मिडिल कलर पूछे तो माध्य रंग जो होता है, मिडिल कलर जो माना जाता है बेटा, मिडिल कलर, माध्य रंग जो माना जाता है बेटा वो कौन सा होता है? तो येलो को माना जाता है बेटा। किसको माना जाता है? येलो को। मिडिल रंग किसे माना जाता है? येलो को माना जाता है। बात समझ आई या नहीं आई? अगर बात समझ आ गई तो बेटा सेक्शन को लाइक करो और शेयर ठोकते रहो बेटा। चलिए अगर आपसे बात करें, न्यूटन ने एक कॉर्पोलस थ्योरी दी थी। न्यूटन ने क्या दी थी? कॉर्पोलसल कार्पसल थ्योरी दी थी। और न्यूटन का जो कणिकावाद का सिद्धांत है वो क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा बेटा। तो कार्पसल थ्योरी, कणिकावाद सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अभी तक हमने ये बातें कर चुके हैं, जिसके जो पॉइंट हमारे थे उन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, धन्यवाद। चलिए चलिए बेटा, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जब तक नेक्स्ट लिख बेटा, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत बेटा। न्यूटन का, या इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। लाइट है ना बेटा, लाइट, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मोशन होती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मोशन होती है। लाइट जो हमेशा है बेटा स्ट्रेट पाथ में मोशन होती है। लाइट स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में मोशन करती है। लाइट हमेशा
सीधी सरल रेखा में होती है। सीधी रेखा में सीधे पथ पे कौन मोशन करती है? तो सीधे पथ पर स्ट्रेट पाथ मोशन किसका होता है? लाइट का होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ मोशन करती है, एकदम सीधी रेखा में क्या करती है? मोशन करती है, कहीं पर भी मुड़ती नहीं है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ मोशन करती है। बात समझ आई या नहीं आई विद्वान साथियों? लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ मोशन करती है। स्ट्रेट पाथ मोशन के एग्जाम्पल बताओ कि जी हम कैसे मान ले? हम कैसे मान ले कि स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है बेटा? देखिए विद्यार्थियों, स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन को कौन-कौन बातें प्रूव करती है? एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करूँ तो बेटा सीधे पथ को बताती है कि लाइट सीधे पथ में जा रही है। साथियों, जब हमारे स्टूडियो की लाइटें आ रही है, स्टूडियो की लाइटें अगर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर दें, तो बेटा आपको एक फोकस दिखाई देगा और वो फोकस बेटा क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था नहीं है और लाइट के बीच में शैडो बनना प्रारंभ हो जाएगी। क्या बनना प्रारंभ हो जाएगी? शैडो, SHADO, SH शैडो मतलब छाया का बनना प्रारंभ हो जाएगा और बेटा जो छाया का बनना प्रारंभ हो जाएगा, यही शैडो एग्जाम्पल है बेटा स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन का। देखिए, मेरा हाथ, मेरी आपको परछाई दिखाई दे रही है। अगर बोर्ड पर आप गौर करके देखेंगे, मेरी परछाई दिखाई दे रही है। क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि जो प्रकाश सीधे आ रहा है, जो प्रकाश सीधे आ रहा है, वो जो प्रकाश सीधे आ रहा है, वो प्रकाश मुझसे टकरा रहा है। टकराने के बाद विद्यार्थियों पीछे की बोर्ड पर उसकी क्या बन रही है? परछाई बन रही है। गजेंद्र, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गजेंद्र, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हमें पता चला कि स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन में लाइट गति करती है। इसके बारे में बेटा आपका एग्जांपल है शैडो। बेटा दूसरा एग्जांपल क्या याद रखिएगा? सेकंड एग्जांपल आप क्या दीजिएगा? तो सेकंड एग्जांपल दीजिएगा बेटा सूर्य ग्रहण। आपने नाम सुना होगा, चंद्र ग्रहण। जब सूर्य के ऊपर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता, तो सूर्य ग्रहण के नाम से हम जानते हैं। और बेटा दूसरा चंद्र ग्रहण, ये भी बेटा किसको बताते हैं? तो चंद्र ग्रहण भी किसको बताता है विद्यार्थियों? स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन को बताता है। तो स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन का बेटा शैडो प्रूव करता है कि स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन होता है। दूसरा बेटा सूर्य ग्रहण प्रूव करता है, चंद्र ग्रहण प्रूव करता है। ये सभी स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेट पाथ मोशन में अच्छा एक और क्वेश्चन बेटा, ये सूर्य है और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आ रहा है। सूर्य से प्रकाश कहाँ आ रहा है? पृथ्वी की सतह पर। कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? तो आप बोलोगे लगभग 500 सेकंड का समय लेगा बेटा। 500 सेकंड का, या बेटा आप बोल सकते हो 8 मिनट 1 मिनट 16 से 20 सेकंड का समय ले सकता है बेटा। 16 से 20 सेकंड का। और यही बात अगर चंद्रमा से आपसे पूछे, यही बात आपसे किससे पूछे? मून से पूछे। चंद्रमा से अगर आपसे यही बात पूछे कि मून से बताइए, मून से यहाँ पर आने में पृथ्वी की सतह पर कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट 22 सेकंड का समय लगेगा। 1 मिनट 22 सेकंड, लगभग सर 82 सेकंड का समय यहाँ पर लग सकता है। 82 सेकंड का समय यहाँ पर लग सकता है। बात समझ आई या नहीं आई? 82 सेकंड का समय यहाँ पर लग सकता है। बात अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छा, न्यूटन ने बेटा कार्पल्स थ्योरी दी थी। कार्पल्स थ्योरी कणिकावाद सिद्धांत दिया था। इसके बारे में कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर देते हैं पूर्ण विराम। विद्यार्थियों अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य बता के जाएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आप क्लास के बारे में फीडबैक अवश्य दें। और मेरे साथियों, अब रेलवे की तय वैकेंसियां बहुत आ चुकी है। अपनी कमर कस लीजिए। आरआरबी, जेईई, लोको पायलट, एएलपी, इसके अलावा बेटा टेक्निकल की वैकेंसी आई थी। इसके अलावा बेटा अगर बात करना चाहें तो एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है। और अब मैं बात करना चाहूँ तो जल्द ही ग्रुप डी का वैकेंसी भी आने वाला है। तो साथियों, हमेशा की तरह इस बार भी एक साथ ईमानदारी से मेहनत से लग जाइए। हम लोग आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत साथियों।